कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन सोल्जर को देखते हैं जिनके नाम थे आइजैक और मैथ्यूज। ये वक्त साल 1907 का, जब इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद आइजैक और मैथ्यूज को इराक में भेजा गया था ताकि वो पाइपलाइन के चल रहे काम पर नजर रख सकें, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि जुबा नाम का एक इराकी स्नाइपर उस साइट पर काम कर रहे अमेरिकन सोल्जर को मार रहा है। अब ये दोनों उस लोकेशन पर पहुंचे और झाड़ियों के बीच में लेटकर अपने दुश्मन की तलाश करने लगे। देखते ही देखते 20 घंटे गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई हलचल दिखाई नहीं दी और जुबा का भी कोई अता पता नहीं था। अब रेगिस्तान की भीषण गर्मी के चलते मैथ्यूज का सफर खत्म होता जा रहा था और अब तक तो उसे ये लगने लगा था कि असल में यहाँ पर कोई स्नाइपर है ही नहीं और किसी ने उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है। वो आइजैक से कहता है कि हमें थोड़ा आगे जाकर इस पूरी एरिया की छानबीन करनी चाहिए। इस पर आइजैक कहता है ऐसा करना एक बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर जुबा यहाँ पर मौजूद है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ मैथ्यूज आइजैक से कहता है कि देख भाई, अगर जुबा यहाँ होता तो इन 20 घंटों में या तो फिर वो हमें देख लेता या फिर हम उसे देख लेते। और रही बात इन बॉडीज की, तो मुझे लगता है कि इन्हें इराकी लुटेरों ने मारा होगा। इस पर आइजैक कहता है इन सभी लोगों की मौत हेडशॉट खाकर हुई है और ये लुटेरों का नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर का काम है। हालांकि मैथ्यूज आइजैक की बात से सहमत नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ और घंटे तक इंतजार करने का फैसला करता है। देखते ही देखते कुछ घंटे और गुजर गए, लेकिन अब तक इन दोनों को कोई भी हलचल दिखाई नहीं दी। फाइनली मैथ्यूज के सफर का बांध टूट गया और उसने उस साइट पर जाकर चेक करने का फैसला किया। उसने आइजैक से कवर देने को कहा और खुद अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ा चलने के बाद जब मैथ्यूज साइट पर पहुंचा तो उसे चारों तरफ लाशें का ढेर दिखाई दिया, जिसमें से कुछ लाशें अमेरिकन सोल्जर की थी और बाकी की लाशें अमेरिकन वर्कर्स की। यहाँ मैथ्यूज को एक रेडियो भी मिला और वो उसे उठाकर आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक आइजैक का स्कोप धुंधला पड़ गया, जिसके चलते वो मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसने फौरन मैथ्यूज को इसकी जानकारी दी और उसे वापस लौटने को कहा। इस पर मैथ्यूज कहता है कि देख भाई, मैंने तुझसे कितनी बार बोला है कि तू अपना स्कोप चेंज कर ले और कुछ ढंग का ले ले, लेकिन तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। यहाँ आइजैक कहता है कि ये स्कोप हमारे प्यारे दोस्त डीन का है और इसलिए मैं इसे हमेशा अपने पास रखता हूँ। दरअसल डीन इन दोनों का एक पुराना दोस्त था जो युद्ध के दौरान मारा गया था और ये स्कोप डीन की एक आखिरी निशानी थी। इसके बाद मैथ्यूज ने लाशों की जांच करी तो वो पूरी तरीके से हैरान हो गया, क्योंकि ये सभी लोग एक परफेक्ट हेडशॉट खाकर मारे गए थे। अब मैथ्यूज को एहसास होता है कि शायद आइजैक सही कह रहा था और ये काम किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का ही है और इतना पक्का निशाना केवल एक ही आदमी लगा सकता है और वो है जुवा। मैथ्यूज आइजैक को इसके बारे में बताता है, पर आइजैक कहता है कि तुम फौरन वहाँ से लौट आओ, वरना तुम भी उन लाशों के ढेर में पड़े मिलोगे। यहाँ मैथ्यूज आइजैक की बातों पर ध्यान नहीं देता और साइट के बीचों बीच खड़े होकर यहाँ से जानने की कोशिश करता है कि गोली किस डायरेक्शन से चलाई गई है। आइजैक उससे ऐसा करने को मना करता है, लेकिन अब तक तो काफी देर हो चुकी थी और वो स्नाइपर मैथ्यूज के पैर पर गोली मार देता है, जिस पर मैथ्यूज जमीन पर गिर जाता है। अब ये देखकर आइजैक अपने साथी को बचाने भागता है और उस स्नाइपर की गोलियों से बचने के लिए वो जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ता है, लेकिन अभी वो मैथ्यूज को बचा पाता उससे पहले उस स्नाइपर ने उसके भी पैर पर गोली मार दी और अब इसके चलते आइजैक मैथ्यूज को वहीं छोड़ देता है और जैसे तैसे करके एक दीवार के पीछे छुप जाता है। यहाँ मैथ्यूज कहता है कि तुम बेस पर कांटेक्ट करो और फौरन एक बैकअप टीम बुलाओ। इधर आइजैक अपने घाव को देखता है जहाँ से काफी ज्यादा खून बह रहा था। अभी अपने खून को रोकने के लिए अपने घाव पर एक पट्टी बांध लेता है और फौरन रेडियो को बाहर निकालता है ताकि वो अपने बेस पर कांटेक्ट कर सके। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उस स्नाइपर की एक गोली सीधा उसके रेडियो के एंटीना पर लगी थी, जिसके चलते उसका रेडियो का एंटीना पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। तभी आइजैक मैथ्यूज को देखता है जो अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ आइजैक उससे कहता है कि तुम हिलना डुलना बंद करो, क्योंकि अगर उस स्नाइपर ने तुम्हें जिंदा देख लिया तो वो तुम्हें एक गोली और मारेगा। हालांकि मैथ्यूज अब भी उसकी बात नहीं मानता और उस बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो दर्द के मारे बेहोश हो जाता है। अब यह आइजैक को एहसास होता है कि वो दोनों यहाँ पर कितनी बुरी तरीके से फंस चुके हैं और फिलहाल खुद को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ आइजैक ने खुद को शांत किया और एक मौके का फायदा उठाकर उसने अपने पैर में से गोली निकालने की कोशिश की, लेकिन ये काम इतना दर्दनाक था कि आइजैक दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो गया और कुछ घंटों तक ऐसे ही बेहोश पड़ा रहा और उसकी आंख तब खुली जब उसे रेडियो पर थोड़ी हलचल सुनाई दी। यहाँ आइजैक को लगा कि शायद यूएस आर्मी ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद उसने उन्हें सिचुएशन की पूरी तरीके से जानकारी दी और एक बैकअप टीम भेजने को कहा। अब जो ऑफिसर आइजैक से रेडियो पर बात कर रहा था वो उनसे कहता है कि इतने बड़े रेगिस्तान में तुम्हें देख पाना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम अपनी जगह पर खड़े हो जाओ या फिर हवा में फायर करो ताकि हम तुम्हारी लोकेशन जान पाए और तुम तक पहुंच सकें। अब ये सुनकर आइजैक थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे उस आदमी पर शक होता है क्योंकि ये सारी चीजें करना प्रोटोकॉल के खिलाफ है।